चलिए, सभी का एक बार फिर से इकोनॉमिक क्लास में वेलकम है। ठीक है। कल की क्लास में हम इकोनॉमिक के क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे थे और 6 वर्गों में या 6 क्लासिफिकेशन हमने बस मैंने नाम नहीं लिखा था। बाकी ऑरली मैंने आपको स्पष्ट किया था। सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर बात करें तो इंटर रिलेशन के बेसिस पर हमने इसको कैटेगराइज किया था 2 पार्ट्स में। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को मैंने डिफाइन करते हुए ये बताया था कि जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये कंटिन्यूसली अगर रन करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं कि ओपन इकोनॉमी। और अगर जिस भी देश में आपका या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों बैन होते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। और मैंने भारतीय संदर्भ में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सप्त सिंधु सभ्यता के समय से ही भारतीय इकोनॉमी जो थी, इंडियन इकोनॉमी का जो स्वरूप है या स्ट्रक्चर है वो ओपन इकोनॉमी की तरह ही है। क्योंकि हमें हड़प्पा एक स्थल प्राप्त हुआ था लोथल, और उस लोथल से पोर्ट प्राप्त हुआ है, पोर्ट के साक्ष्य प्राप्त हुए जिसे गोदी नाम दिया गया था। इस आधार पर हमने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही ओपन इकोनॉमी की अवधारणा या कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। बाकी ये क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिस पर उसे देखा जाता है। एक नया क्लासिफिकेशन करते हैं आज की क्लास में। आप उससे पहले मुझे बता दीजिए सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में चर्चा की थी, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू उसको दिया है। और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो हम आगे की चर्चा भी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दीजिए। अब नेक्स्ट हमारा जो क्रम होगा वो रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पर दूसरा वर्गीकरण मैं आपको उसके सामने यहाँ पर स्पष्ट करूंगा। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, इस रूप में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ओनरशिप रिसोर्स, रिसोर्स पे ओनरशिप किसकी है उस आधार पर इसको 3 वर्गों में से कैटेगराइज करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा कैसे। एक होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार की है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो 3 प्रकार की इकोनॉमी आपका, तीनों को इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसी रूप में लिख सकते हैं आप। एक होता है कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट, एक हो जाएगा सोशलिस्ट, एक हो जाएगा मिक्स्ड। ठीक है, तो तीनों को इस रूप में आप लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या अंतर है दोनों में? अगर मैंने कहा कि अगर रिसोर्स पर ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तो यहां पर क्या कहा मैंने, अगर ओनरशिप किसकी है, अगर यहां पर संसाधनों पर स्वामित्व, संसाधन पर स्वामित्व किसका हो, सरकार का। इसे आप पब्लिक भी बोल सकते हैं। ये सरकार जनता की है, हमारी सरकार है। तो उस आधार पर अगर रिसोर्स पर, एक सेकेंड, रिसोर्स पर ओनरशिप अगर गवर्नमेंट या पब्लिक की होती है तो उस आधार पर हम बोलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी, सोशलिस्ट होगी। तो सोशलिस्ट की, क्योंकि हमने इसको
क्लासिफाई करने का वैसे क्या माना है, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स। तो हमने बता दिया कि ऑनरशिप किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की। अब आप बताइए मुझे, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट में किसका स्वामित्व होगा, जल्दी से बताइएगा कि इस पूंजीवादी में किसका स्वामित्व होगा, कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं इसमें लिंक डाल लेता हूं, जल्दी से बताइए। प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी कंपनियों का, ठीक है, निजी संस्था का। वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीज यही है यहाँ पर कि अगर स्वामित्व निजी संस्था के हाथों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास में ऑनरशिप होगी, तो हम क्या कहेंगे कि यह किस प्रकार की इकोनॉमी हो जाएगी, यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, इस संसाधनों पर स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स किसका हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी का। लिख लीजिए इसको, कितने समझदार हो गए आप लोग। देखिएगा इसमें और चीजें बताऊंगा, बस मैं एक पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ यहाँ पर। तो निजी संस्था के हाथों में संसाधन का स्वामित्व होगा, तो उसे हम पूंजीवादी कहेंगे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर स्वामित्व किसका होगा। यहाँ पर कुछ चीजों में निजी संस्था का, लेकिन इस पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, सरकार। यानी कि जैसे कि निजी संस्था काम कर रही है, तो उसका रेगुलेशन कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। या फिर जिस देश के अंदर संसाधनों पर ऑनरशिप का उत्तरदायित्व सरकार एवं निजी संस्था दोनों का होता है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और यह मिक्स्ड इकोनॉमी पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होती है। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर आधारित होती है। ये तो एक सामान्य तरह हमने बात किया कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित क्या होता है। अब देखिएगा, यहां पर टारगेट क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में लक्ष्य क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जन कल्याण। जबकि पूंजीवादी में क्या होता है, टारगेट लक्ष्य क्या होगा, प्रॉफिट गेन। ठीक है, लाभ प्राप्ति, लाभ प्राप्त करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होगा, और समाजवादी का हो जाएगा जन कल्याण। और यहां पर आप एक को फिक्स करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टारगेट बता दिया कि समाजवादी में जन कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए सरकार विभिन्न योजनाएं लाती है। ऐसी सरकार जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर रेगुलेशन के लिए सरकार आगे बढ़कर काम करती है, रिसोर्स पर उनका ऑनरशिप होता है। वहीं कैपिटलिस्टिक की बात करें तो ऑनरशिप होता है प्राइवेट कंपनीज के पास में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास में, क्योंकि उनका टारगेट होता है प्रॉफिट गेन करना। अब मुझे बताइए प्रॉफिट कैसे गेन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज होती है, यहाँ पर किसी भी वस्तु की जो प्राइस डिसाइड होती है वो बाजार की डिमांड के अनुसार होती है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड के अनुसार यानी कि बाजार, बाजार कीमत क्रिया विधि, हम आगे पढ़ेंगे ये। यानी कि मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म पर आधारित होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था यह बाजार कीमत पर आधारित नहीं होती। ठीक है, यहां पर हमने क्या, बाजार कीमत क्रियाविधि पर आधारित, यह मांग कीमत क्रियाविधि, डिमांड प्राइस मैकेनिज्म पर आधारित।
जैसे कि निजी संस्था में एक व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या होती है, वो सोचता है कि जैसे कि मार्केट में, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कल पेपर है, कल पेपर है और उसमें मेंशन कर दिया कि सिर्फ पेंसिल का ही इस्तेमाल होगा, वो भी नटराज की पेंसिल का इस्तेमाल। कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये इन्फॉर्म कर दिया कि केवल उसमें नटराज पेंसिल का इस्तेमाल हो सकता है। किसी संस्था को पता चल गया कि फलानी ऐसी एग्जाम होती है जिसमें केवल नटराज की पेंसिल का इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट की डिमांड वही होती है, तो वो संस्था क्या करेगी, पेंसिल की सप्लाई कहां बढ़ा देगी, मार्केट। तो पेंसिल की सप्लाई मार्केट में क्यों बढ़ाई, क्योंकि उसको क्या गेन करना है, प्रॉफिट गेन करना है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचेगी, वह ये देखेगी कि लोगों का जीवन कैसे, लाइफ स्टाइल कैसे रन कर जाए सही से, उस चीज को देखेगी कि मूलभूत फंडामेंटल नीड्स क्या है लोगों की। तो फंडामेंटल नीड्स के अनुसार ही सरकार अपनी जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स होती है, पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, उनको वही प्रोडक्शन करवाने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ पर जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रॉफिट गेन की बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, जैसे कि दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं रिच फैमिली, एक पुअर फैमिली। दो प्रकार की हम बात कर सकते हैं। रिच फैमिली बासमती चावल खाना पसंद करती है, पुअर फैमिली भी चावल खाना पसंद करती है, लेकिन वो बासमती चावल खरीदने के लिए उनके पास में इतना पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं है, पैसा नहीं है इतना, तो वो क्या करेंगे, सोसाइटी से चावल को खरीद कर उसका सेवन करेंगे, खाएंगे दोनों चावल, लेकिन एक लेने जाएगा मॉल में और एक लेने जाएगा सोसाइटी में। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है बासमती चावल खाने की तो आप मॉल पर जाइए, आपके पास में विकल्प है। अगर पैसा नहीं है तो सोसाइटी में कम कीमत पर वही चावल खरीद लीजिए और अपने उधर की पूर्ति कीजिए। तो यह विस्तृत अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें चलती है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है आप अच्छी चीज इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो सरकार जो प्रोवाइड कर रही है उसका इस्तेमाल कीजिए। एक और क्या होता है कि कभी निजी संस्थाएं जब यह अपना एकाधिकार स्थापित करने लगती है तो सरकार उस पर कंट्रोल कर देती है। ये इसलिए तो लिखा है मैंने कि सरकार रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो ये पूंजीवादी, समाजवादी और विस्तृत अर्थव्यवस्था है, इन पॉइंट को नोट कीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और मेंशन करवाऊंगा मैं, कितना लिखिएगा जल्दी से। लेसेस फेयर आपने नाम सुना होगा, लेसेस फेयर की, लेसेस फेयर यानी कि सरकार का हस्तक्षेप। यहां पर लिख लेना, जो समाजवादी होती है ये तो सरकार का हस्तक्षेप, यहां पर सरकार का हस्तक्षेप होगा, सरकार का हस्तक्षेप। और यहां पर लेसेस फेयर की पॉलिसी होती है। लेसेस फेयर आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, यानी उसे कहा जाता है सरकार के हस्तक्षेप। सरकार किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्योंकि ऑनरशिप भी उनके पास है तो वो क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहां पर लेबर का डिवीजन होता है, यानी कि श्रम विभाजन होता है, श्रम का विभाजन। जैसे कि मेरे अंदर योग्यता है पढ़ाने की तो मैं पढ़ाने का काम करूंगा, अगर मेरा योग्यता पढ़ाने की है, मुझे खेती करना नहीं आएगी तो मुझे खेती में भेज देंगे, तो ये श्रम का विभाजन नहीं हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि आप क्या चीज कर सकते हैं उसी प्रकार आपको वह वर्क का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कैपिटलिस्ट में आपको होता है श्रम का डिवीजन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मुझे आप लोग बताएं जल्दी से, तैयार रहिएगा कमेंट करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर अगर आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। रेडी आप सभी लोग?
आप लोग मुझे बताइए, तीनों प्रकार की मैंने इकोनॉमी, आप तो एक प्रकार छोड़ दी, दोनों में बताइएगा कंपटीशन किस में होगा, प्रतिस्पर्धा किस में होगी, ट्रेड प्रतिस्पर्धा किस में होगी, यानी कि व्यापार में कंपटीशन किस में होगा, सोशलिस्ट में या कैपिटलिस्ट में? जल्दी से आंसर करिए कि प्रतिस्पर्धा, व्यापार की प्रतिस्पर्धा किस में होगी। चलिए एक आंसर आ गया, बाकी लोग बताइए, लास्ट में बताऊंगा मैं सही है या गलत। बाकी लोग भी जल्दी से बताइए। ओके, दो लोगों का आंसर आ गया, आ जाइए, नेहा ज्योति का आ गया है, बाकी लोग ओके, और बताइए, आ गया, फर्स्ट में आ गया, अच्छा आपका फर्स्ट में आ गया, ठीक है, सबसे ऊपर आपका आ गया होगा, मतलब बिना पूछे आंसर दे दिया होगा कि यही पूछने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हम कहाँ पर आया है। निजी संस्था, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, निजीवादी, कैपिटलिस्टिक, पूंजीवादी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक, वेरी गुड, लगभग सभी का सही है, इसका मतलब सभी को एकदम समझ में आ रहा है बराबर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, एक का भी गलत आंसर नहीं आया है। तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर होगी, एक कहेगा एक की दुकान लगी हुई है, दूसरे बगल में एक और दुकान लग जाएगी, ये अच्छा कपड़ा बेचेगा, उससे अच्छी क्वालिटी में ये कीमत बढ़ाकर बेच सकते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ट्रेड कंपटीशन होता है, ठीक है, ट्रेड कंपटीशन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। बाकी सारे चीजें लिख दिए हैं। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी कहां पर होती है, सोशलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता कहां पर होती है, तो आर्थिक स्वतंत्रता पूंजीवादी में होगी या होगी, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम नया क्लास में इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, इसका आंसर आपको भेजना है, ठीक है, कि भारत में, आप बोलते हैं कि भारत विकसित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, ये 7 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है, लगभग आपको 8 से 10 लाइन में इसको कंप्लीट करना है, पॉइंट्स होना चाहिए आपके पास से 8 से 10 पॉइंट्स, तो उसको आपको कल लिखकर बताना है, बाकी कल की क्लास में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी क्लास एंड नहीं हो रही है, आधा ही समय हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है मेरा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, वाई इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो कैसे है आपको बताना है। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेक्टर के आधार पर इकोनॉमी के टाइप्स बताए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, बस उसी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, इसीलिए मैंने कल की क्लास में पहले डिफाइन कर, ठीक है। अब किस बेसिस के आधार पर हम देखेंगे, ठीक है, देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, किसी का माइक ऑन ऑफ हो रहा है तो बंद करना, ठीक है, वैसे इतना करना पड़ेगा किसी को, तो तीन नाम थे, जो भी है मुझे तीन दिख रहा है बस यहाँ पर, ठीक है, कर लीजिएगा, क्या होगा ठीक है। आप प्राची, आप ये अनम्यूट कीजिए आपका माइक, नहीं तो मैं कल से एक काम कर दूंगा फिर इसमें, चलिए मैंने यहाँ से कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर देखेंगे, तो विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, 3 प्रकार की इकोनॉमी कैसी, एक होती है डेवलप्ड यानी कि विकसित,
विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है आपकी विकासशील डेवलपिंग, और एक होती है अल्प विकसित अंडर डेवलपिंग। डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तीनों चीजें क्लियर है। अब कल की क्लास अगर आपको समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको ऐसे ही रिवीजन करवा देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर में एक बात आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में आपको याद रखना है इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर में आपको रखना है सर्विसेज को याद। क्लियर हुआ? तो ये तीन सेक्टर है, और तीनों सेक्टर का जीडीपी में कैसे कैसे हिस्सेदारी। अब मुझे आप लोग बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं, वैसे इतना कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो आप जरूर आंसर सही बताएं। कोई भी देश ज्यादा अच्छे से तरक्की करता है, कोई भी देश जीडीपी एक अच्छे स्तर पर बढ़ती चली जाती है, यानी कि उस देश में कृषि अच्छी है, या इंडस्ट्री का ज्यादा ज्यादा प्रचलन है, या फिर सर्विसेज का ज्यादा प्रचलन है। जो भी कंट्री डेवलप्ड हो जाती है, वहां पर जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस चीज की होती है? उद्योग की होगी, कृषि की होगी, या फिर सर्विसेज की? बताइए आप लोग किसकी होना चाहिए? ज्योति पटेल सर्विस सेक्टर, और बताइए बाकी लोग जल्द से करिए। अब ये मत मानिएगा कि गलत बता दे तो सर ऐसा कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस पूछ रहा हूँ जनरली। ठीक है, 3 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग कहाँ है? बताइए किस सेक्टर का ज्यादा योगदान होगा? चलिए मैं बता देता हूँ, बाकी का नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले जो बताया था वो तो गलत आंसर, बाकी दो का जो आंसर आया है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, आपके कान पे से ईयरफोन नीचे गिर गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लाइब्रेरी में बैठे तो ईयरफोन नीचे ढूंढ रहे होंगे, तब तक वो क्वेश्चन निकल गया होगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, मैंने ये पूछा था कि कोई भी देश अगर विकसित है, विकसित नहीं किया मैंने, विकसित है कोई भी देश, तो विकसित होगा तो उसमें कौन सा सेक्टर ज्यादा योगदान करता है अर्थव्यवस्था में? क्या कृषि का योगदान ज्यादा होगा, या उद्योग का ज्यादा होगा, या फिर सर्विसेज यानी कि सेवा का ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना यहां पर, इधर देखिएगा, 3 सेक्टर के नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इसी प्रकार से यहां पर भी हम लिख देते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। अभी पूरा डिफाइन हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अगर किसी को ये नहीं पता कि किसके बारे में बात की जा रही है तो बीच में लिख देता हूं मैं, ये एग्रीकल्चर की बात है और ये आपका उद्योग की बात हो रही है इसमें, और यहां पर सेवा। और हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है तो जीडीपी में, जीडीपी हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिए उस देश के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, तो जीडीपी में अगर उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 3 एरो बनाया इसका मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा जीडीपी में हिस्सेदारी अगर सेकेंडरी सेक्टर की यानी कि उद्योग की है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, अगर उस देश का जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या हो रहा हो? गिर रहा हो या ना के बराबर। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर का योगदान भी अच्छा खासा हो, लेकिन दूसरे 2 एरो ऊपर बनाए मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदार जीडीपी में किसकी है? सेकेंडरी सेक्टर, उससे कम टर्शियरी सेक्टर, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। अब यहां पर बात करते हैं विकासशील, विकासशील देश में देखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर जीडीपी में हिस्सेदारी टर्शियरी सेक्टर की होगी, जिस भी देश की अर्थव्यवस्था में, जिस भी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। इफ
देयर जीडीपी मैक्सिमम मैक्सिमम इसका योगदान रहेगा आपका टर्शियरी सेक्टर का, तो उसी को हम कहेंगे विकास के लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा उद्योग का भी योगदान तो होगा, लेकिन और कृषि का योगदान दिन ब दिन क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। गिर रहा है अभी एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है उसमें, लेकिन एरिया उसमें जो जीडीपी में योगदान होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। इधर देखिए अब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका योगदान बढ़ता जाता है 3 ईयर बाद। ठीक है, उसके बाद उद्योग का कोई योगदान नहीं, और सर्विस सेक्टर का भी कोई योगदान। उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब आप मुझे बता दीजिए किसी भी देश को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाना है तो किस सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी देश को अंडर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज बनना है तो उसे किस सेक्टर में अपना योगदान देना होगा, तो वह सेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्री वाला सेक्टर। तो इंडस्ट्री वाले सेक्टर में, ठीक है, सर्विसेज कैसे हो जाएगा, इसने बताया सर्विसेज मतलब। अभी देख लीजिए थोड़ा सा पढ़ डाल रहे हैं कहां से आंसर आया है, वीडियो क्यों रुका है मेरा। तो मैंने सर्विस बताया कैसे हो गया इसमें सर्विसेज। थोड़ी देर पहले आप सही आंसर दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद गलत दे रहे हैं। स्वाति ने सेकेंडरी बताया, वेरी गुड, तीनों का होगा, क्या बात है। तो पहले का आंसर होगा, हो सकता है कि अभी का है, तीनों का नहीं होगा। उस समय जो क्वेश्चन पूछा था उसने तो पता नहीं क्या पूछा था, हम लोग। देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कि इंडस्ट्री का। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज्यादा रोजगार देंगे, उतनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम बनेगी। ठीक है, कैमरा पूरा घूम गया। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, उतने ज्यादा रोजगार होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होंगे, इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, देश की नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, डेवलप इकोनॉमी हो जाएगा। तो फिर ये कहने में क्यों आप इतना कतरा रहे हैं कि अल्प विकसित से विकसित होना है तो आपको किस पर काम करना पड़ेगा। मैंने अगर ये बोलता आपको कि अल्प विकसित से विकासशील होना है तो आप कहेंगे सर्विस सेक्टर को बढ़ाइए, और हमने कहा कि अल्प विकसित से आपको विकसित में जाना है तो आपको टर्शियरी सेक्टर की बजाय किस में जाना होगा, सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है तो बता दीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, इसके बाद 10 मिनट तक हम ये बचाएंगे। जिन्होंने लिख लिया हो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, और उसके आधार पर एक और क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, वो देखकर लाना। सारी चीज क्लियर है, कंट्रोल बड़ा हो। आप सारी चीज अच्छे से क्लियर है तो बताइए, मुझे बताइए सबसे ज्यादा गरीबी विकसित में होगी, विकासशील में होगी, अल्प विकसित में। आपको मतलब सोचना है, मैसेज नहीं करना है, मैं बस बोलता जाऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन में दूंगा आपको कि विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो एक एक की विशेषता लिखनी है। एक विशेषता तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके बता दिया है। अब आप बताइए सबसे कम गरीबी यहाँ होगी, सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ होगी, या मध्यम गरीबी होगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अल्प विकसित में होगी, कम बेरोजगारी विकसित में होगी, मध्यम बेरोजगारी यहाँ पर होगी। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहां पर होगी, विकसित में होगी, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां पर होगी, अल्प विकसित में होगी। नेशनल इनकम सबसे ज्यादा कहां पर होगी, विकसित में होगी, सबसे कम क्या होगी। जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सेकेंडरी सेक्टर की होगी, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की होगी, बीच में सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर की होगी। ऐसे आपको लगभग 8 से 10 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि डेवलप डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए या इसकी विशेषता लिखिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको, कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको लगभग 2 पेज को कवर करना है, विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की विशेषता लिखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो बोले लीजिए।
अदरवाइज हम आगे। अब एक बताऊंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। चौथा वर्गीकरण होगा आपका, लास्ट वर्गीकरण आज की क्लास का। बाकी इसके बाद ज्यादा खास नहीं है, वैसे तो ये तीनों खास थे मेन तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। दो और बचते हैं मेन तो आपके, दो और बताऊंगा मैं। अब आ जाएगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस की चौथा क्लासिफिकेशन है। तीन वर्ग होते हैं इसमें भी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस इसमें हो जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और म्यूचुअली डिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर, आश्रित। आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर। बीच वाले लिख लीजिए। एक हो जाएगा सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका आश्रित में डिपेंडेंट, और परस्पर निर्भर में हो जाएगा आपका म्यूचुअली डिपेंडेंट। जरा बनाना चाहिए आपको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें सेल्फ डिपेंडेंस, तो इसमें कैसी अर्थव्यवस्थाएं, कैसी इकोनॉमी आएगी कि जो अपने रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी अपनी आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप गुड्स का और सर्विस का उत्पादन करने में समर्थ हो, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो गुड्स और सर्विस है, रिक्वायरमेंट के आधार पर, यानी कि आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के अनुरूप जिस भी गुड्स या सर्विस की, यानी कि सेवा, वस्तु एवं सेवा, गुड नहीं है गुड्स, वस्तु और सेवा की आवश्यकता के अनुरूप अगर उसका उत्पादन करने के लिए निर्भर है, मतलब कि खुद आत्मनिर्भर है, निर्भर नहीं आत्मनिर्भर, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, ठीक है। इतनी बात आप याद करिएगा कि जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ होती है, उस आवश्यकता के अनुरूप उस देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अब मुझे आप ही बताइए, अभी तक फिर से एक क्वेश्चन फिर से मैं डाल रहा हूं, जल्दी से बताइएगा, समय भी काफी कम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स को ओपन करके रखिएगा। मेरा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ाया जा चुका है, उसी के आधार पर कैसे इंटरलिंक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला डिवीजन, जो कि कल की क्लास में बताया था, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अब मुझे ये बताना है आप लोगों को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर आत्मनिर्भर है, क्या उसे बाहर से कुछ चीज मंगवाने की आवश्यकता होगी? आवश्यकता अनुरूप मुझे सुबह, मतलब मुझे अकेले को नहीं, पूरे देशवासियों को सुबह नाश्ता करना होता है पोहे का, ठीक है। तो पोहे का नाश्ता करना है तो क्या करेंगे, उसी का हम उत्पादन कर लेंगे, तो बाहर से मंगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मुझे बताइए, जो भी आत्मनिर्भर इकोनॉमी होती है, वो क्लोज इकोनॉमी होगी या ओपन इकोनॉमी? इसका आंसर करना है। तो आत्मनिर्भर इकोनॉमी वाला देश कैसा होगा, जल्दी से बताइएगा कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश की इकोनॉमी कैसी होगी। ओपन इकोनॉमी बताया है, किसी ने क्लोज बताया है, ऐसी विविधता कैसी, स्वाति ने ओपन बताया है। दोनों इंग्लिश मीडियम वाले ओपन, प्राची हिंदी मीडियम भी ओपन। अरे बाबू कैसे बता रहे हैं आप लोग भी, एक ही ने बताया अभी तक, क्लोज होगी ना। मैंने कहा कि बाहर से कुछ मंगवाने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी,
तो ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, तो क्लोज इकोनॉमी होगी ना। आप लोग को या तो वो चीज समझ में नहीं आई या फिर यहां समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जैसे कि आपका घर, अपने परिवार के बारे में सोचिए बस, कंजम्पशन के ऊपर है ना। हाँ हाँ, कंजम्पशन के ऊपर नहीं, जैसे कि आपके देश के बारे में विचार कर रहे हैं, आप घर ले लीजिए। आप अपने घर में, ठीक है, आपके घर में आपको सुबह आटा चाहिए और सब्जी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, और आपने क्या किया, अपने घर में ही जो छोटा सी बालकनी थी वहां पर ये सब लगा लिए। और सब लगा लिए, आप बेचने के लिए नहीं लगाया आपने, खुद की आवश्यकता के अनुरूप लगाए। और जब खुद की आवश्यकता के अनुरूप आपने लगा लिए और उसका कंजप्शन आपने कर लिया, तो बाहर से कुछ मंगवाना पड़ेगा क्या? उसका कंजप्शन आप कर लेंगे क्योंकि आपने प्रोडक्शन किया है उसका। क्या किया है? तो उसका प्रोडक्शन किया है, तो उसका प्रोडक्शन जब आप खुद ने कर लिया तो बाहर से उसको मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ आपके ही कंजप्शन के लिए आपने वो प्रोडक्शन किया था, तो आपको बाहर बेचना भी नहीं है। खुद के लिए क्या है, तो जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है तो क्लोज इकोनॉमी है। तो आत्मनिर्भर जो इकोनॉमी होती है वो कैसी होती है आपकी? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दूंगा, बाकी आगे फिर किसी पर डिपेंड, हाँ, आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि किसी पर निर्भर नहीं रहना। जब बात ही ये हो रहा है कि आत्मनिर्भर, किसी पर निर्भरता ही नहीं है। कितना अच्छा वर्ड है ये, आत्मनिर्भर, यानी कि दूसरों पर निर्भर नहीं है। और दूसरों पर निर्भर ही नहीं है, खुद ही सब कर लेंगे, तो बाहर से ना तो लेना किसी, किसी का कुछ लेना ना किसी को कुछ देना, तो ये कैसी हो जाएगी। और एक बात आप सुन लीजिए, किसी का एग्जाम्पल आपने भूटान का क्या ले रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगा कि आज वर्तमान में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर क्लाउड इकोनॉमी है, सब जगह क्लाउड इकोनॉमी है। सभी जगह कैसी इकोनॉमी है? क्लोज इकोनॉमी नहीं है, सभी जगह ओपन इकोनॉमी, ठीक है। चलिए अब आश्रित में हम बात कर लेते हैं। आश्रित का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इंग्लिश में डिपेंडेंट। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए अन्य अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, यानी कि आश्रित है, डिपेंडेंट है किसी अन्य पर, यानी कि गुड्स और सर्विस के लिए, किस पर? अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आश्रित इकोनॉमी। अब बताइए, यहाँ पर ओपन इकोनॉमी होगी या क्लोज इकोनॉमी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्लास बंद हो सकती है, ठीक है, बाकी अपन कल देख लेंगे इससे, तो पता चल